डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ड्राइव करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। आज की कक्षा का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में। फिर हम इसकी चर्चा करते हैं। ये आपका कोई बिंदु है ए बी और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है और ये इसका मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी आपकी L हो जाएगी और यहाँ से यहाँ की दूरी भी आपकी L हो जाएगी। बिंदु O से R दूरी पर कुछ इस प्रकार कोई बिंदु P है और यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि यहाँ पर कोण थीटा हो तो क्या होगा, ये आपका वेक्टर E1 हो गया जिस पर समकोणीय घटक बनेगा। यदि ये कोण थीटा है तो यहाँ पर भी आपका कोण थीटा हो जाएगा ये, और ये कोण आपका थीटा बनेगा क्योंकि यहाँ पर Z आकृति बन रही है। आप देख पा रहे हैं पास में कास हो जाएगा तो ये E1 cos थीटा हो जाएगा और ये वाला आपका E1 sin थीटा हो जाएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये घटक बन रहा है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो यदि इसका कोण थीटा हो तो ये कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्षैतिज घटक यहाँ पर ही होगा जो आपका E2 cos थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्वाधर घटक आपका ये E2 sin थीटा हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि जो ऊर्ध्वाधर घटक या लंबवत घटक E1 sin थीटा E2 cos थीटा बराबर किंतु विपरीत हैं, इसलिए ये निरस्त हो जाएगा और E1 cos थीटा E2 cos थीटा क्षैतिज घटक एक दूसरे के समांतर हैं जो कि जुड़ जाएगा। फिर से हम इसकी बात करते हैं। यदि ये यहाँ पर कोण 90 अंश का बना रहा है क्योंकि लंब समद्विभाजक है तो यहाँ से दूरी इसकी L है और यहाँ से दूरी इसकी R है। तो त्रिभुज AOP में इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R² प्लस का L² रूट के अंदर। इसी प्रकार ये और ये भी आपका समान हो जाएगा क्योंकि ये भी कोण थीटा है, इसकी भी लंब R है और इसकी भी आधार L है। तो ये भी आपका R² प्लस का L² हो जाएगा। ये थी बात ये वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में आवेशों के कारण, परीक्षण आवेश के कारण बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है प्लस Q0 परीक्षण आवेश जो बहुत ही छोटा होता है। अब हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको परिभाषाबद्ध करेंगे, भाषाबद्ध करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसकी चर्चा भी करते हैं। आप ये डायग्राम और ये हेडिंग अच्छे से डाल लीजिए, ये हेडिंग पूरी और ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिए।
अब हम इसकी लैंग्वेज को लिखेंगे, आप इसको समझें। चित्रानुसार माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो परस्पर 2l दूरी पर स्थित है, जो परस्पर 2l दूरी पर स्थित है। पूर्ण विराम। बिंदु ए पर प्लस आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश और बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। पूर्ण विराम। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पूर्ण विराम। अब यहाँ पर आप इस बात को देख लीजिए, माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 है और बिंदु B पर क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है, जिसके दो परिणामी घटक क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक और इसका E2 cos थीटा क्षैतिज घटक और E2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम इसके अंतर्गत इस बात को भी अच्छे से मानते हैं। पुनः माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E1 है तथा माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E2 है। इसलिए Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के। अब के हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आप ये भी लिख सकते हैं कि AB वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, इसलिए 1/4πε0 इंटू के 1/q/r²। r² कहाँ से हो गया AP स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के q/r² की वैल्यू क्या है, अंडर के अंदर r² प्लस का l² और पूरे का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार E1 इक्वल 1/4πε0 इंटू के और q/r² प्लस का l² समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के बाद, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0
4π0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बीच की दूरी क्या है इसकी, पी बी स्क्वायर, अर्थात E2 बराबर 1/4π0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा। E2 बराबर 1/4π0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण तक आते आते एक बात को और समझना है। हम इस लैंग्वेज को सफा करके एक बात हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 36 घटक, ऊर्ध्वाधर घटक E1 और E2 परस्पर विपरीत और समान हैं, इसलिए निरस्त हो जाएंगे। और 36 घटक परस्पर एक ही दिशा में हैं और समांतर है, इसके क्या है, समांतर है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुनः द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं के लंबवत घटक उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों की तीव्रताओं के लंबवत घटक क्रमशः E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परस्पर विपरीत और समान हैं, विपरीत और समान हैं, इसलिए लंबवत घटक मिलकर के निरस्त हो जाएंगे। इसलिए लंबवत घटक परस्पर मिल करके निरस्त हो जाएंगे, परंतु 36 घटक E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा परस्पर समांतर और एक ही दिशा में, परस्पर समांतर और एक ही दिशा में हैं, जो मिल करके संयुक्त हो जाएंगे, या जुड़ जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। इसलिए परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, परिणामी तीव्रता क्या होगा, परिणामी तीव्रता यहाँ से हम फिर से सफा कर दे रहे हैं। इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा, ये वाला, और प्लस का E2 cos थीटा। अब हम E1 और E2 के मान समीकरण 1 और 2 से रखते हैं। E1 और E2 के मानों को रखने पर क्या हो जाएगा, 1/4π0 इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4π0 इंटू के और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा।
अब दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ई बराबर क्या हो गया, 2 बार हो गया, 1/4πε0 इंटू के इंटू 2q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और ये आपको हो गया कॉस थीटा। अब कॉस थीटा के लिए किसी एक समकोण त्रिभुज में हम मान रख लेते हैं। तो यहाँ से हम देखे ले रहे हैं, इसको हम सफा कर देते हैं और यहाँ से किसी एक के लिए देख लेते हैं। तो त्रिभुज बी ओ बी पी में, ओ बी पी में क्या है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार हो गया एल और कण हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसलिए ई बराबर 1/4πε0 इंटू के 2q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, L/r स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और रूट के अंदर। अब हम पूरे डायग्राम को सफा कर दे रहे हैं, हमको केवल सिद्ध करना है, इसको आप अच्छे से देखें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू के और 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब चूंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था p बराबर 2ql, इसलिए e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के और p अपॉन ये हो जाएगा 1 टाइम्स, ये हो जाएगा हाफ टाइम्स आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, 1 और हाफ हो गया 3/2। रूट में पावर 1/2 होती है। तो इस प्रकार से आपका फार्मूला ड्राइव हो जाता है, न्यूटन प्रति कूलम। और यहाँ पर एक बात और देख लें, यदि L का मान R की अपेक्षा कम हो, अर्थात L इज़ लेस देन R, तो एल स्क्वायर का मान और भी कम होगा, और भी कम होगा। इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर या नगण्य लेने पर या एल स्क्वायर बराबर 0 रखने पर, अर्थात एल स्क्वायर बराबर 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू के और p अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2। एल स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई ना, यहाँ पर हम 0 लिखे देते हैं, ये लो। तो E इक्वल 1/4πε0 इंटू के p अपान आर स्क्वायर इंटू 3/2, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो E इक्वल 1/4πε0 इंटू के और p अपान आर क्यूब। इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में प्राप्त हो जाती है। उसमें यहाँ पर 2p/r³ है, यहाँ पर केवल p/r³ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को निरक्षीय स्थिति में और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र या व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो के अंतर्गत हम इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।